शुद्ध सोना क्यों बनाया प्रभु मुझे तुमने, कुछ मिलावट चाहिए गलहार होने के लिए, कुछ तो दूरी चाहिए ही प्यार होने के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की एक मुलाकात में। और इस मुलाकात में हम आए हैं अनामिका जी के घर, जो कि एक लेखिका हैं, कवित्री हैं और आलोचक भी रही हैं। तो इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो इस मुकाम तक पहुंची हैं, और जिस तरह से हम उन्हें जानते हैं उसके पीछे की कहानी को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज। बहुत धन्यवाद, आप आई। तो सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं कि लेखिका और कवित्री बनने का जो सफ़र है वो शुरू कहाँ से हुआ। मतलब आपके पिताजी एक कवि थे, तो वहाँ से आपने किस तरह से खेल खेल में जैसे समस्या पूर्ति के खेल होते हैं ना, एक लाइन पंक्ति उन्होंने कह दी, फिर खेल में वो ना दूसरी तरह के थे। चूँकि कवि थे तो मेरे पैदा होने पे वो खुश ही हुए थे, दुखी नहीं हुए थे ऐसे होते हैं पिता, और बहुत खुश होके खेलते वेलते रहते थे जैसे माँ के साथ। अभी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत कम पिता ऐसे, वही मैंने पितृत्व पर जो कविता सुनाई, बहुत कम पिता होते जो माँ के साथ साथ बच्चों को बड़ा करते हैं। तो जहाँ पर मतलब आपकी पीढ़ी के पुरुषों से तो मेरी उम्मीद है कि ऐसा करेंगे वो, लेकिन हमारी पीढ़ी में ऐसा बहुत नहीं होता था। तो मेरे पास बहुत अच्छी यादों का खजाना, और बहुत हंसमुख थे। मतलब प्रेम करने वाला आदमी अगर हंसमुख होता है, मस्त रहता है, तो ये बहुत बड़ा दर्शन मुझे लगता है। और कहते थे क्या कि कोई भी दिन बेटा जीवन का अंतिम दिन हो सकता है, कोई भी मुलाकात अंतिम हो सकती है, तो हर दिन अपने जीवन का बेस्ट शॉट दो, और किसी से ऐसे मिलो कि क्या पता फिर मिलना ना हो, तो अपना बेस्ट दे दो। तो बहुत उमड़ के जीना। और कविता में भी रात में जैसे लोरी सुनाती है माँ, वो वैसे सुनाते थे, अपनी भी कविताएं सुनाते थे, दुनिया भर की किसी किसी की कविताएं सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, खेलते थे। तो मेरे ना शब्दों के साथ मेरा एक लीला का रिश्ता बन गया बचपन से। तो उनके साथ जैसे आपने बहुत समय बिताया, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपके अंदर उनसे आई है? ममता ही आई होगी पिता की। देखो, स्त्रियों के भीतर तो ममता होती ही है। अगर पुरुषों में भी ममता जग जाए तो ये बहुत कमाल हो जाता है। स्त्रियों में हिम्मत जग जाए और पुरुषों में ममता जग जाए। ये म्यूजिकल चेयर का खेल तुमने खेला होगा ना। सभी गुण सब में विकसित हो जाएं, ऐसा घेराबंदी नहीं रहेगी इस तरह के गुण इसी में। अब धीरज जो है वो तो सबका ही गुण है, ऐसा थोड़े ही है। अगर तुम भरत मुनि जो बहुत बड़े नाट्य शास्त्र हुए हैं हमारे, उन्होंने 4 तरह के नायकों की कल्पना की है। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। जैसे रावण धीरोद्धत नायक है, उद्धत है, लेकिन उसमें भी धैर्य है। तो धैर्य के बिना तो जीवन नहीं है। धैर्य से ही शालीनता आती है, धैर्य से ही दूसरे की बात सुनने का शऊर आता है, दूसरे का पक्ष समझने का शऊर आता है। आज हमारे जीवन में जो पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग है, जिससे हम सब, जो दूसरी जाति का है, दूसरे धर्म का है, दूसरे प्रांत का है, दूसरी राष्ट्रीयता का है, उसको हम गैर समझते हैं। वो इसीलिए सारी नफ़रत के फसाने हो जाते हैं। तो ये ममता अगर रहेगी आँख में और धैर्य रहेगा हृदय में, तो मुझे लगता है कि तकरार होगी भी, वो तो सुलझ जाए। तकरार तो होना स्वाभाविक है, हर रिश्ते में होनी ही चाहिए, अपनी बात कहनी ही चाहिए और सुननी ही चाहिए, और दोनों संवाद से रास्ता निकल जाना चाहिए। तो ये जो जनतांत्रिक अप्रोच है, सबकी बात सुनने का, अपनी कहने का, फिर संवाद से रास्ता निकालने का, ये मैंने शायद उनसे सीखा होगा।
और जैसे उन्होंने आपको इतनी सारी कविताएं सुनाई हैं, तो आपको उनकी कोई कविता याद है जो उनकी तो बहुत सारी याद है। तो कोई एक कविता आप छोटी सी हमारे दर्शकों के लिए सुना दें जो आपके पिता ने आपको सुनाई हो। इधर उधर की बहुत पंक्तियाँ सुना देती हूँ। जब दुविधा होती है तब की एक बात है। हम बनारस जा रहे थे, ट्रेन में थे, उस समय तो ट्रेन में ही होते, और ट्रेन में हॉल्डॉल नाम की एक चीज़ होती थी। तुम लोगों ने तो देखी नहीं होगी, बहुत बड़ा सा वो होता है बेडरोल, देखा नहीं होगा शायद। नहीं, अभी भी मिलता है तो कौन लेकिन ले जाता है, कोई नहीं ले जाता, क्योंकि ट्रेन में ही मिलने लगा है। तो वो उस पे वो दोनों, हम लोग दोनों बेटी बांध रहे थे, तो उन्होंने कहा, और बनारस जा रहे थे, तो अचानक ही उनके मुंह से फूटा, जिसके भय से डर कर भागे बड़े बड़े साधक सन्यासी, उस दुविधा के ही त्रिशूल पर मेरे मन की नगरी काशी। जो अपने से आप डरेगा उसका कौन सहारा होगा, जो अपने को भूल गया हो उसका क्या ध्रुव तारा होगा। आओ हम समझौता कर ले, तुम जीतो मैं हार न पाऊं, तुम अपना पथ ज्योतित कर लो, मैं पथ में अंगार न पाऊं। चुप सहने की आदत मेरी कहीं तुम्हें गुमराह न कर दे, पथ के ये मनुहार नहीं कम, मेरे मौन पुकार सकें दो। मेरे 100 गीत गान बहुत कम, पाए ऐसा कुछ ऐसा ही था, जिसके बहुत उस तरह से सहज ही वो बातचीत में, शुद्ध सोना क्यों बनाया प्रभु मुझे तुमने, कुछ मिलावट चाहिए गलहार होने के लिए, कुछ तो दूरी चाहिए ही प्यार होने के लिए। ये तो बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह से आपका बचपन में, हाँ, बचपन में माँ पिताजी साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी के दिनों में। तो एक उनको माँ के लिए उनकी कविता है, जब तलक तुम पास यौवन दास मेरा, है तुम्हारी बाह में हरिद्वार काशी, है तुम्हारी गोद में सन्यास मेरा। तो वो लोग कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए माँ दिखाई नहीं पड़ती थी तो ढूंढने लगते थे वो मुझे बहुत। तो माँ पापा का रिश्ता बहुत प्रेम पूर्वक वो लोग रहते थे, और हंसमुख ढंग से रहते थे, और बराबरी का वो था। तो इस तरह से आपकी माँ के साथ कोई बहुत ही खूबसूरत याद जिसे आप अक्सर याद करते हो? पिताजी हमारे अचानक ही चले गए। मैं यहाँ से कर रही थी, हॉस्टल में थी, एग्ज़ाम चल रहे थे, तो बहुत मुश्किल से पिताजी ने यहाँ पढ़ने को भेजा था। भैया मेरे ले आए थे ज़बरदस्ती, उनका मन नहीं था कि मैं छोड़ इतनी दूर पढ़ने आऊँ। तो बेचारे उन दिनों काली पीली टैक्सी होती थी, उस पे वो बैठ के आए थे। तो जाते समय उन्होंने, मैं उदास हो गई, वो भी उदास हो गए, तो उन्होंने ऊपर पेड़ दिखा के कहा कि वो देखना, हम लोगों के घर की याद आएगी तो देखो तोतों को देखना, वो जो सबसे कम खाने वाला, सबसे मीठा बोलने वाला तोता होगा वो माँ होगी, और जो सबसे ज़्यादा टाई टाई करने वाला बदमाश तोता वो मैं होगा। ऐसे करके वहाँ, और जब वो जाने लगे ना, तो उनकी पीठ देख के मुझे वो बात याद आई कि कोई भी मुलाकात अंतिम हो सकती। मेरा मुंह कलेजे, और सचमुच ही कलेजा मुंह को आ गया, और सचमुच वो अंतिम मुलाकात सिद्ध हुई। वो 85 साल में चले गए पापा। तो माँ उसके बाद के दिनों में उसने मुझे बहुत संभाला, क्योंकि मैं तो 1 महीने बाद मेरी शादी कर दी गई, और मैं तो एकदम अजीब ही, मेरा तो मन ही कैसा तो था। उसमें माँ ने बहुत संभाला, माँ बहुत धैर्य, बहुत, उसको तो झटका दोबारा बहुत ज़्यादा लगा होगा, लेकिन मुझे संभालने में, बाद में मेरे बच्चों के पालन पोषण में उसने बड़ी भूमिका निभाई। और बाल सुलझाते सुलझाते वो मेरे जीवन की सब उलझनें सुलझा देती थी। माँ मेरी बहुत धीरज वाली है, बहुत सब। मेरे नाना जी, जब मेरी नानी गुजरी ना, तो मेरे 6 भाई, नाना, मेरी मौसियाँ और मेरी माँ 6 बहनें थी, और 1 भाई थे। तो माँ मेरी 13 साल की थी, और मेरी मौसियाँ बहुत छोटी छोटी थी, और एक मामा जी थे।
सबको माँ ने एकदम ऐसे बच्चों की तरह पाला है। तो मेरी माँ में भी वो बात, मुझे ना सबको अपना समझना और अपनी जिम्मेदारी समझना और कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देना, उससे मैंने ये सीखा है कि खौलते पानी में जैसे अपना चेहरा नहीं दिखता, वो कहती थी, वैसे ही क्रोध में किसी को अपना चेहरा नहीं दिखता। जवाब तब तुरंत नहीं दे देना चाहिए, पहले उसका गुस्सा थम जाए फिर उसकी बात का जवाब दो हल्के से। तो इस तरह से फिर उसने एक बात और कही कि किसी को समझ भी जाओ कि वो साथ के लायक नहीं है तो उसकी आँखों में उसको कहो मत कि तुमने उसको समझ लिया है, क्योंकि अगर उसको पता चल जाएगा कि तुमने उसका यथार्थ समझ लिया है तो वो तुम्हारे सामने ही तुम्हें फिर नग्न नृत्य करने लगेगा। इसलिए चुपचाप धीरे धीरे उससे किनारा कर लो। ये महीन बातें उसने मुझे हॉस्टल में आने के पहले सिखाई थी। उन लोगों को बहुत डर लगता था कि तरह तरह के लोग मिलेंगे, ये घर में एकदम कैद लड़की थी और कहाँ अब जाएगी बाहर, क्या होगा इसका। तो आपने पहली कविता कब लिखी? छोटी में ही लिखी थी, पापा के साथ खेलते खेलते ही लिखी थी, जैसे अंताक्षरी जैसी खेल रहे थे वो। तो मेरा ध से आ गया, तो ध से तो मुझे कहाँ से आए कविता, पिताजी तो बना लेते थे, मुझे नहीं आती थी। तो उस समय लकड़ी के चूल्हे होते थे, तो पिताजी ने कहा कि तुमने देखा कि सामने लकड़ी का चूल्हा का मतलब है कि वो उसमें लकड़ी से जलता और बोझा जाता था, वो जो चारकोल था, लकड़ी के चार का वो कोयला होता था, वो उसमें लगा के आग थोड़ी देर रख दिया जाता था, उससे ना बोरसी जैसा धुआं ऐसे ऐसे उठता था। तो मैंने कहा, पिताजी कहते थे कि सामने जो धुआं देखा तो कहा धुआं उठा ऐसा जैसे उठी कुबड़ी माई, क्योंकि कुबड़ी कहा कि तुमने तत्काल ही बना दिया। तो पापा ने कहा कि मुझे तो मन लगा कि ये तो बनाया ही, मैं इसको याद बात तो है नहीं, तो कहा मैंने फिर भी पॉइंट दे दिया। तो